वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम संदीप रूपेला है और आज जो है हम लोग यहाँ पर अपने इकोनॉमी के नेक्स्ट टॉपिक या तो टैक्सेशन, इंडियन गवर्नमेंट जो अलग अलग टैक्सेस लगाती है उसके ऊपर हम लोग जो है चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए मैं आज अपना लेक्चर शुरू करता हूँ। जो हमारा आज का टॉपिक जैसे कि बताया, इंडियन टैक्सेशन सिस्टम, ये हमारा टॉपिक है। भारत में कुल दो प्रकार के कर हैं, एक को हम लोग डायरेक्ट टैक्स कहते हैं और एक को हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। गुजराती में कहें तो प्रत्यक्ष कर और परोक्ष कर, ये दो प्रकार के कर हैं। इसके अलावा क्या है इनकी डिटेल्स, किस तरह से ये भारत में लगाए जाते हैं, अलग अलग टैक्सेस कौन से हैं, धीरे धीरे हम लोग इसके बारे में अपनी चर्चा को शुरू करेंगे। ये प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप एटलीस्ट यहाँ से ज़्यादा नहीं तो 3 से 4 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग एग्जाम्स को जब आप एनालाइज करेंगे तो लगातार 3 साल तक जो जीपीएससी हुआ है 17, 18 और 19 और जो 14 में भी जो हुआ था, तो वहाँ पे टैक्स को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है हमारी परीक्षा को लेके। तो शुरू करते हैं हम लोग। पहला है कि डायरेक्ट टैक्स है क्या। तो जैसे आप डायरेक्ट टैक्स की व्याख्या पढ़ेंगे, इसमें लिखा है कि जेना पर लागू पड़ेल होय ते सीधो ज कर भरे त्यारे तेने प्रत्यक्ष कर कहवाय। मतलब कि जिस इंसान के ऊपर टैक्स लगाया गया है वही इंसान डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स भरता है। बीच में कोई व्यक्ति नहीं है जो टैक्स भरने वाले व्यक्ति से पैसे ले और गवर्नमेंट को पे करे, जो कि इनडायरेक्ट टैक्स में होगा। कैसे होगा वो थोड़ी देर में हम लोग समझते हैं। यहाँ पर इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, ऐसे टैक्सेस होते हैं। मान लीजिए कि कल को आपके ऊपर इनकम टैक्स गवर्नमेंट ने लागू किया, तो आप डायरेक्टली होंगे जो गवर्नमेंट को टैक्स भरेंगे, पैसे देंगे। आपके और गवर्नमेंट के बीच में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होगा। इसको हम लोग डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। उसी तरह से जब मैं कॉर्पोरेट टैक्स की बात करता हूं तो ये भी एक डायरेक्ट टैक्स का प्रकार है। वेल्थ टैक्स भी एक डायरेक्ट टैक्स का प्रकार है। क्या होता है, कितने प्रकार के टैक्सेस हैं, इन टैक्सेस के बीच में क्या अंतर है, वो हम लोग थोड़ी देर में आज समझेंगे। इसके अलावा डायरेक्ट टैक्स को हम लोग प्रोग्रेसिव टैक्स भी कहते हैं, या तो गुजराती में कहूँ तो प्रगतिशील कर कहते हैं। क्या होता है प्रगतिशील कर या क्या होता है प्रोग्रेसिव टैक्स? देखो, जब आपकी आवक बढ़ती जाए और उसके साथ आपके ऊपर कर भरने का जो भार है, कर भरने की जो लायबिलिटी है, टैक्स लायबिलिटी है, वो भी अगर बढ़ जाए तो हम लोग उस प्रकार के टैक्स को डायरेक्ट टैक्स यानी प्रोग्रेसिव टैक्स कहते हैं। मतलब कि मैं एक और बार कहूं तो जैसे जैसे आपकी आवक बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपके ऊपर जो कर का भार है वो बढ़ता जाएगा, तो ये टैक्स प्रोग्रेसिव टैक्स हो जाएगा। इसको प्रोग्रेसिव इसलिए कहते हैं क्योंकि यही तो कर का काम है कि अमीरों के पास जो ज़्यादा संपत्ति है उनसे लेना है और उन लोगों को देना है जिनके पास संपत्ति या तो धन कम है, और उनके ऊपर खर्चा करना है, अलग अलग योजनाओं के माध्यम से उनका कल्याण करना है। और इसी से ही देश का प्रोग्रेस होगा, प्रगति होगी। और डायरेक्ट टैक्स में यही होता है, इसीलिए इसको प्रगतिशील कर कहते हैं। अब आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर आपने इनकम टैक्स के बारे में सुना होगा तो इनकम टैक्स में आपने देखा होगा कि 2.5 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं है, 5 लाख तक आपको इतना भरना है, 10 लाख के ऊपर आपको इतना भरना है। तो जैसे जैसे आपकी आवक बढ़ती जाती है आपके ऊपर कर का भारण जो है वो बढ़ता चला जाता है। इसीलिए ही इनकम टैक्स भी एक डायरेक्ट टैक्स है और डायरेक्ट टैक्स को हम लोग प्रोग्रेसिव टैक्स कहते हैं। इसके अलावा जो दूसरा टैक्स है उसको हम लोग कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। अब ये इनडायरेक्ट टैक्स ऐसा है जहाँ पर भरने वाला डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे नहीं करता, कोई बीच में एक मध्यस्थ होता है, एक इंटरमीडिएटरी होता है, उस आदमी के माध्यम से ये टैक्स गवर्नमेंट को पहुंचाया जाता है। या अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो जिसके ऊपर कर लगाया जाएगा वो व्यक्ति अपने कर का भार किसी और पे लगा देगा, शिफ्ट कर देगा, हस्तांतरित कर देगा, उसको हम लोग कहेंगे कि ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। ये कैसे होता है तो अब अगर उदाहरण से समझेंगे तो बहुत अच्छे से मालूम पड़ेगा। मान लीजिए आप एक मैकडोनल्ड के स्टोर में जाते हैं और वहाँ पर जाकर आप 100 रुपये की कुछ खरीदारी करते हैं, कुछ खरीदते हैं, कुछ बर्गर वगैरह खरीदते हैं, जिसका बिल जो आता है वो 100 रुपये आता है और उस पर 5% आपसे जीएसटी लिया जाता है। तो भले ही आपने खाया 100 रुपये का, पर मैकडोनल्ड वाला आपसे लेगा 105 रुपये। तो जो वो 5 रुपये आपसे अधिक ले रहा है एक्चुअली उसको भरना है, पर वो अपने जेब से न भरकर ग्राहक से लेकर, यानी अपने कर का भार ग्राहक के ऊपर लाद देता है, ट्रांसफर कर देता है और उससे पैसे लेके गवर्नमेंट को पे करता है। इसीलिए ही हम लोग इसको इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं, यानी लगे किसी और पे और भरे कोई और, इसीलिए इसको इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। और ये एक रिग्रेसिव टैक्स का प्रकार है। अब ये रिग्रेसिव टैक्स क्या होता है? देखो, रिग्रेसिव टैक्स का मतलब ये होता है कि आपके ऊपर जो कर लगाया जाएगा वो आपकी आवक पर निर्धारित नहीं होगा, जो कि कर का मेन काम होना चाहिए। यानी कि अगर एक अंबानी है
उसकी आवक ज़्यादा है तो उस पर ज़्यादा कर लगना चाहिए, पर अगर एक किसान है उसकी आवक कम है उस पर कम कर लगना चाहिए। और इनडायरेक्ट टैक्स इन दोनों के बीच में कोई फर्क नहीं करता और दोनों पे सेम प्रकार का कर लगाता है। यानी कि अगर एक अंबानी का लड़का अगर मैकडॉनल्ड स्टोर पे कुछ खरीदने गया है, या तो एक खेडूत का अगर कोई लड़का अगर कुछ मैकडॉनल्ड के स्टोर पे खरीदने गया है, तो मैकडॉनल्ड वाले बिल्कुल नहीं पूछेंगे कि आप कहाँ से आ रहे हैं, और दोनों के ऊपर 5% इक्वल जीएसटी उनको भरना पड़ेगा। इसीलिए इसको अप्रगतिशील कर कहते हैं, क्योंकि ये कर के मूल सिद्धांतों से अलग है, पर फिर भी इस प्रकार के कर को लगाना बड़ा ज़रूरी है। तो इसीलिए हम लोग इस इनडायरेक्ट टैक्स को अप्रगतिशील कर या तो रिग्रेसिव टैक्स कहते हैं। अगला देखेंगे तो आप इनडायरेक्ट टैक्सेस के भी कुछ प्रकार हैं। बेसिकली टैक्स के दो प्रकार हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, और इनडायरेक्ट के भी फिर दो प्रकार हैं। एड वेलोरम टैक्स कहते हैं और स्पेसिफिक टैक्स कहते हैं। गुजराती में कहें तो इसको कहते हैं यथामूल्य कर और विशेष कर। अब इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है तो देख लेते हैं। जब मैं कहता हूं कि यथामूल्य, तो एक लैटिन भाषा का एक शब्द है एड वेलोरम, जहां पर आपने जितने रुपए की खरीदारी की है उतने के ऊपर आपको कर भरना पड़ेगा। यानी कि अगर मुझे कोई कहे कि थोड़ा सा उदाहरण से समझाओ तो इसको आपको जिस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आपने 10 यूनिट खरीदारी की और अगर एक यूनिट की कीमत 100 रुपये थी तो आपका कुल बना 1000 रुपया, और अगर इस पर 18% जीएसटी लगेगा तो आपको 180 रुपया जो होगा वो कर के रूप में चुकना पड़ेगा, भरना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो मूल्य है 1000 रुपये, इस पर आपको कर भरना पड़ता है। इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं कि ये एक एड वेलोरम या तो एडिशन ऑफ वैल्यू या तो अकॉर्डिंग टू द वैल्यू एक टैक्स है। ये इनडायरेक्ट टैक्स का एक प्रकार है। जनरली इसी प्रकार का ही इनडायरेक्ट टैक्स होता है। आपने कई बार देखा होगा कि आप जो खरीदने जाते हैं उसकी जो कुल कीमत होती है उस पर आपसे टोटल करके जीएसटी वसूला जाता है, और इसी को ही हम लोग एड वेलोरम टैक्स कहते हैं। इसके अलावा अगला टैक्स का जो प्रकार है उसको हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक टैक्स। ये भी इनडायरेक्ट टैक्स का एक प्रकार है, जहाँ पे वस्तुओं की कीमत पे कर न लगा के वस्तुओं की गुणवत्ता पे कर लगाया जाता है। देखा जाता है कि उसकी हाइट क्या है, उसकी लेंथ क्या है, अगर उसमें कोई ख़ास बात है क्या। तो जैसे भारत में अगर मैं कहूँ तो भारत में जो सिगरेट है उसके ऊपर हम लोग स्पेसिफिक टैक्स लगाते हैं, जहाँ पे कर की जो कीमत है वो उसकी मूल्य पे ना आधारित होकर उसकी जो लेंथ है, सिगरेट कितना लंबा ले रहे हैं आप, उसके ऊपर आपको कर भरना पड़ेगा। यानी जितना बड़ा सिगरेट होगा उतना बड़ा कर आपको भरना पड़ेगा, क्योंकि उतनी ज़्यादा आपकी सेहत जो है वो ख़राब हो सकती है। यानी इसके अंतर्गत मैं अगर ऐसा भी कहूँ तो स्पेसिफिक टैक्स का एक प्रकार थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन में सिन टैक्स भी होता है। स्पेलिंग देखिएगा, ठीक है ना। सिन टैक्स की टांकी आती है वो अलग है, सिन टैक्स है पाप, सिन का यहाँ पर मतलब होता है। कई बार गवर्नमेंट जो होती हैं कुछ चीज़ों को डिस्करेज करने के लिए, कुछ चीज़ों को लोग न खरीदें या कम मात्रा में खरीदें, उनके लिए भी कर लगाया जाता है। जैसे कि अगर आप केरला में चले जाएंगे तो वहाँ पे फैट टैक्स आपको भरना पड़ता है। यानी कि आप जो ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स वाले जो आइटम खा रहे हैं उससे आपका जो वज़न है वो बढ़ रहा है, आपकी सेहत जो है वो ख़राब हो रही है, तो इसके लिए वो आपको फैट टैक्स के रूप में कुछ अधिक पैसे आपको चुकाने पड़ते हैं। वहाँ पर वस्तु की कीमत पे कर लगा के उसकी कोई खासियत पे कर लगाया जाता है, तो वो भी मैं कह सकता हूँ कि एक स्पेसिफिक टैक्स का प्रकार है। या तो वो एक सिन टैक्स है या तो वो स्पेसिफिक टैक्स है। तो यहाँ तक जो आपने सीखा है वो आपने सीखा है कि कर के जो है टोटल दो प्रकार होते हैं, एक डायरेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट प्रगतिशील कर है, इनडायरेक्ट एक अप्रगतिशील कर है। और फिर इनडायरेक्ट के नीचे भी दो प्रकार हैं, एक को एड वेलोरम कहा जाता है और एक को हम लोग स्पेसिफिक टैक्स कहते हैं। अब थोड़ा सा आगे जो है हम लोग डायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर चर्चा करेंगे। यहाँ पर भारत सरकार द्वारा लगाए गए जो भी प्रत्यक्ष कर हैं मैं उनकी चर्चा आपके साथ करूँगा, और मेरे इस वीडियो का ये मुख्य ध्येय होगा कि जो भी एग्जामिनेशन में आने वाले मेन डायरेक्ट टैक्सेस हैं उनके ऊपर हम लोग चर्चा करें। लगभग मैं सारा ही कवर कर दूंगा। एक दो अगर कुछ छूट जाता है तो वो आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा समझ लें। तो शुरू करता हूँ मैं। जो सबसे पहला जो टैक्स है उसको हम लोग कहते हैं कॉर्पोरेट टैक्स। देखिए, कर दो जगहों पे लगता है, एक व्यक्तियों पे, इंडिविजुअल्स पे, एक कंपनीज पे। जो कंपनीज हैं वो कंपनी अधिनियम 2013 के नीचे उनका रजिस्ट्रेशन होता है, और अगर आपने एक कंपनी स्थापित की है कंपनीज एक्ट 2013 के नीचे, और उसमें जो आप कमाएंगे उस प्रॉफिट पे जो सरकार आपसे टैक्स लेगी उसी को ही हम लोग कॉर्पोरेट टैक्स कहेंगे। बेसिकली कंपनियों द्वारा कमाए हुए नफ़े पे जो कर भरना को आता है उसको हम लोग
एक कॉर्पोरेट टैक्स के रूप में देखते हैं। क्या कॉर्पोरेट टैक्स है? तो कॉर्पोरेट टैक्स कुछ इस प्रकार से है कि कॉर्पोरेट टैक्स पहले 30% था, पर हाल ही में उसको घटाकर 22% किया गया। पर ये मूड टैक्स है, इसके ऊपर सरकार बहुत सारे सेस और बहुत सारे एडिशनल चार्जेस भी लेती है और एक कंपनी को इफेक्टिव टैक्स के रूप में 25.17% कर भरना पड़ता है। यानी कि कॉर्पोरेट टैक्स तो 22% है, पर सेस सरचार्ज वगैरह सब अगर हम जोड़ देंगे तो एक कंपनी अपने प्रॉफिट का 25.17% गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में भरती है। तो आप जब एग्ज़ाम में जा रहे हैं और एग्ज़ाम में जब आपसे ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि कॉर्पोरेट टैक्स कितना है, तो आपका आंसर होगा 22%। पर अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि इफेक्टिव कॉर्पोरेट टैक्स, असरकारक कॉर्पोरेट टैक्स कितना है, तो आपका आंसर होना चाहिए 25.17%। तो प्रश्न आप ध्यान से पढ़ें कि वो आपसे पूछ क्या रहा है। कई बार एक शब्द को न समझने की वजह से हम लोग एग्जाम में गलती कर जाते हैं और 1-2 मार्क इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि शायद ये 1-2 मार्क ही ऐसे होते हैं जो हमको मेंस की तरफ ले जाते हैं और एक ही गलती आपको 1 साल का इंतजार करवा सकती है। तो आप एग्जामिनेशन में बहुत ध्यान से पढ़ें। और प्रीलिम परीक्षा में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बोली जाती है कि प्रीलिम परीक्षा का मतलब ही है रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, जो लकीरों के बीच में लिखा हुआ है उसको पढ़ना, यही हमारा प्रीलिम परीक्षा का सबसे इम्पोर्टेंट ध्येय होता है। अगला है जिसको हम लोग कहते हैं मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। देखिए ये भी कंपनियों के ऊपर ही लगता है, ये वो टैक्स है जो कंपनियां भरती हैं। तो यहाँ पर प्रश्न आएगा कि जब ऑलरेडी हमारे पास एक कॉर्पोरेट टैक्स है तो हम लोग क्यों जो है एक मैट भी कंपनी के ऊपर लगाते हैं। तो आपको एक चीज़ को समझना है कि मैट या तो कोई कंपनी कॉर्पोरेट टैक्स भरती है या तो कोई कंपनी मैट भरती है, कोई भी एक कंपनी दोनों टैक्सेस एक साथ नहीं भरती। अब मैट की अगर आप व्याख्या पढ़ेंगे तो देखिए व्याख्या क्या है। व्याख्या ये कहती है कि द मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स इज अ टैक्स लेविड अंडर इंडियाज इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मैट के लिए भारत में कोई अलग से अधिनियम नहीं है, उसका जो अधिनियम है वो इनकम टैक्स एक्ट 1961 ही है। इसके अंतर्गत एक कर लगाया जाता है जो उन कंपनी के ऊपर टारगेट्स कंपनीज दैट शो प्रॉफिट इन देयर बुक एंड डिक्लेयर डिविडेंड्स बट डू नॉट पे टैक्सेस। मतलब कि अगर गुजराती में इसको देखें तो गुजराती में इसका अनुवाद होता है कि મેટ આવક કરવેરો अधिनियम 1961 હેઠળ એવી કંપની ઉપર લગાડવામાં આવે છે જે નફો કરતી હોય અને ડિવિડન્ડ જાહેર કરતી હોય પરંતુ ઓછું कर भरती હોય કે कर જ ना भरती હોય। और एट प्रेजेंट कर कितना है तो मैट कितना है तो 15%। अब आप में से बहुत सारे लोग जो होंगे वो समझ नहीं पाए होंगे, इसको एक उदाहरण के रूप से हम लोग समझते हैं कि क्या है। देखिए कि होता क्या है कि कंपनी जो होती हैं, जो कंपनी हैं, उनको अपने जो हिसाब हैं वो 2 तरीके से बताने होते हैं। पहले अगर कोई कंपनी 100 करोड़ रुपए का प्रॉफिट करती है तो इस कंपनी को ऐसा बोला जाता है, अच्छा ये जो प्रॉफिट है इसको आप बुक प्रॉफिट भी कह सकते हैं, या तो आप इसको काचू नफ़ो या तो ग्रॉस प्रॉफिट भी कह सकते हैं। अगर 100 करोड़ किसी एक कंपनी ने कमाया है तो वो कंपनी क्या करती है, इसमें से अपने एक्सपेंसेस माइनस करती है, जो भी खर्च उसने किया है वो माइनस करती है। और ऐसा मान लेता हूँ कि 80 करोड़ रुपया उसका खर्च हो गया, तो जो उसके हाथ में नेट प्रॉफिट आया वो आया 20 करोड़। अब ये जो 20 करोड़ है इसके ऊपर आपको कॉर्पोरेट टैक्स भरना पड़ता है। अगर 22% से आप हिसाब करेंगे तो 4.4 करोड़ गवर्नमेंट को टैक्स भरने को आएगा। आप इसको हिसाब कैलकुलेटर में कर सकते हैं तो आपको मालूम पड़ेगा कि 20 करोड़ का 22% 4.4 करोड़ होता है। वैसे तो 25.17 है, मैं यहाँ से सिर्फ समझने के लिए आपको 4.4 करोड़ बता रहा हूँ। अब अगर मान लें कि ये 4.4 है तो गवर्नमेंट बोलिए कि रोकिए, पहले आप इसको यहीं पे रखें, अब आप दूसरी जगह आएँ और हमको बताएं कि आपका बुक प्रॉफिट कितना था। और अगर कोई कंपनी बोले कि मेरा बुक प्रॉफिट 100 करोड़ था, 80 करोड़ रुपए हमारा खर्चा हो गया और 20 करोड़ अभी हमारे पास बचा है। अब यहाँ पर उस कंपनी से प्रश्न पूछा जाएगा कि क्या आप डिविडेंड देंगे अपने शेयर होल्डर्स को, और अगर कंपनी कहे कि नहीं देंगे तो उनको बोला जाएगा कि आप 4.4 करोड़ दे दें। पर अगर पूछा जाए कि हाँ हम देंगे तो गवर्नमेंट बोलेगी कि ओके, अब जो आपका बुक प्रॉफिट है उसके ऊपर 15% लगाएं तो आंसर आएगा 15 करोड़।
अब अगर आप डिविडेंड दे रहे हैं तो आपको 15 करोड़ रुपया टैक्स के रूप में चुकाना पड़ेगा, जो कि एक मैट होगा। और अगर आप 15 डिविडेंड नहीं दे रहे तो आपको कॉर्पोरेट टैक्स भरना है, जो कि है 4.4%। अब एक क्वेश्चन आएगा कि ये डिविडेंड क्या होता है, बहुत सारे के मन में ये क्वेश्चन आएगा। हालांकि हम लोग इस पे विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, शेयर्स क्या होते हैं, डिबेंचर्स क्या होते हैं, पर अब थोड़ा इजीली अगर मैं समझाऊं तो डिविडेंड वो होता है जो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट देती है। मतलब कि अगर कल को आप किसी एक कंपनी में पैसे लगाएंगे और कंपनी अगर नफ़ा करेगी, प्रॉफिट करेगी, तो अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स को दिया जाता है, उसको हम लोग डिविडेंड कहते हैं। अब जब भी डिविडेंड दिया जाता है, होता यह है कि शेयर बाज़ार में उस कंपनी के भाव बहुत ऊपर हो जाते हैं और हर कंपनी चाहती है कि शेयर बाज़ार में उनके भाव ऊपर रहें। तो कंपनी बड़ी स्मार्ट क्या प्ले करती है, कंपनी इतना ज़्यादा खर्चा दिखा देती है कि उसके ऊपर टैक्स का बर्डन बहुत कम हो जाता है और फिर डिविडेंड देकर शेयर बाज़ार में अपने शेयर को ऊपर करने का भी प्रयास करती है। यानी कंपनी कर क्या रही है, तो कंपनी अपने शेयर बाज़ार में अपने भाव को तो ऊपर रखना चाहती है, पर गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देना चाहती। तो गवर्नमेंट भी उनसे स्मार्ट है। तो 1997 में जब पी चिदम्बरम साहब जब फाइनेंस मिनिस्टर थे, तब इस मैट को लाया गया और पूछा गया कि अच्छा, आप अगर प्रॉफिट कम कर रहे हैं दैट इज़ ओके, अगर आप शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं दे रहे हैं तो आप ये वाला कॉर्पोरेट टैक्स भरें, चलेगा। पर अगर आप इतना ज़्यादा खर्चा बता के, कंपनी को इतना प्रॉफिट हुआ है कम, ये बता के शेयर होल्डर को डिविडेंड दे के शेयर बाजार में अपने भाव ऊपर करवाना चाहते हैं, तो फिर आप रुकिए और आप मैट निकालिए, और अगर मैट और कॉर्पोरेट टैक्स में से जो ज़्यादा है उसको आप गवर्नमेंट को पे करिए। तो दोनों में से कोई एक भरने को आता है, इसी को ही हम लोग मिनिमम, न्यूनतम वैकल्पिक कर, यानी गवर्नमेंट कुछ न्यूनतम तो आपसे लेगी और वैकल्पिक है, या तो आप ये भरेंगे या तो आप ये भरेंगे, दोनों में से कोई एक भरेंगे। अगला थोड़ा सा विस्तार से देख लेते हैं। ये जो टैक्स है ये कॉर्पोरेट टैक्स का प्रकार है, ये आपको इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि अब जीपीएससी जब वाक्यों के रूप में आपसे प्रश्न पूछ रहा है तो हो सकता है कि कभी आप एक वाक्य ये देख लें कि मैट एक कॉर्पोरेट टैक्स का प्रकार है। क्या ये वाक्य सही है या गलत है? तो ये बिल्कुल सही बात है और ये एकमात्र ऐसा कर है जो SEZs के ऊपर लगाया जाता है। अगर आप SEZ की में बिजनेस करने गए हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये क्या होता है इस पर हम लोग बहुत ही विस्तारित चर्चा करने वाले हैं, पर अगर आप थोड़ा सा शांत में अगर मैं बताऊं तो ये वो टैक्स है, यानी कि मैट, जो कि आप कंपनी SEZ में स्थापित कर रहे हैं तो आपको भरना पड़ेगा। ये ऑलरेडी जीपीएससी ने 2018 के प्रीलिम परीक्षा में पूछा है कि वो कौन सा कर है जो एक SEZ की कंपनियों को भरना पड़ता है, और उसका आंसर है मैट। अगला जो है इनकम टैक्स, ये तो आपने बहुत ही सुन रखा होगा, बहुत ही फेमस टैक्स है कि लोगों की आवक पे लगता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि किसकी आवक पे लगता है? तो व्यक्तियों की आवक पे लगता है। जो व्यक्ति आवक कमाता है, जो कंपनी कमाएगी तो कॉर्पोरेट टैक्स लगेगा, और कंपनी के सिवाय अगर कोई व्यक्ति कमाएगा तो उसको इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। और इसके लिए कौन सा अधिनियम है? तो थोड़ी देर पहले ही हमारी चर्चा हुई, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के नीचे ये इनकम टैक्स आपको भरना पड़ता है। इसमें क्या है, तो ये बिजनेसेस या तो इंडिविजुअल्स को भरना पड़ता है। देखो यहाँ पर लिखा है कि बिजनेसेस और इंडिविजुअल, यहाँ पर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, पार्टनरशिप, ये सारे भी आते हैं। देखो पार्टनरशिप और बिजनेसेस, या तो पार्टनरशिप या तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कंपनीज नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपना नाम कंपनीज एक्ट 2013 के नीचे रजिस्टर नहीं करवाया। यानी कंपनीज एक्ट 2013 के नीचे आप काम नहीं करते, उसके अलावा आप कुछ भी करते हैं तो बिज़नेस है। या तो आप अकेले बिज़नेस करेंगे, या तो आप फैमिली में बिज़नेस करेंगे, या तो आप पार्टनरशिप में बिज़नेस करेंगे। उस केस में आपको जो टैक्स भरना पड़ता है उसको हम लोग इनकम टैक्स कहते हैं। अब जो इनकम टैक्स है उसके टोटल 3 प्रकार के ऐसे स्लैब्स हैं। अगर आपने देखा तो टोटल इसके 3 प्रकार के स्लैब्स हैं। एक को सामान्य वर्ग या तो जनरल क्लास कहते हैं, एक को सीनियर सिटीज़न या तो 60 वर्ष आपकी उम्र ज़्यादा है, 60 या उससे ऊपर है, और अगर आप 80 से भी ऊपर हैं तो आपको सुपर सीनियर सिटीज़न के रूप में माना जाता है। यानी टोटल अगर देखें तो सामान्य
यानी कि अगर आपकी आयु जो है वो 0 से 60 के बीच में है तो आप सामान्य वर्ग में आते हैं। अगर आप 60 गए हैं, मतलब कि 60 से ऊपर चले गए हैं, तो आपको सीनियर सिटीजन के रूप में माना जाता है, तब आपको टैक्स में कुछ अधिक छूट छाट मिलती है। और अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन, मतलब कि 80 साल से ऊपर, इनका सुपरमैन से कोई लेना देना नहीं, बस 80 साल के ऊपर उनको सुपर सीनियर सिटीजन कहा जाता है, उस केस में आपको ये वाले जो है टैक्स के बेनिफिट मिलते हैं। तो अगर आप देख रहे हैं तो अगर आप सामान्य हैं तो 2.5 लाख तक आपको टैक्स नहीं भरना। अगर आप सामान्य में है तो आप 2.5 से 5 लाख के बीच में 5% भरेंगे, 5 से 10 और 10 से ऊपर। उसी तरह से यहाँ पर भी है, 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं, यहाँ पर 2.5 लाख तक छूट है, यहाँ पे 3 लाख तक छूट है। यहाँ पे 3 से 10 लाख के बीच में 5%, 5 से 10 20%, 10 से ऊपर 30%। वही यहाँ पर 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, यहाँ पे 5 से 10 के बीच में 20%, या 10 के 30%। ठीक है। अब देखिए, अगर आप समझ रहे हैं ध्यान से, तो मैं एक इस एग्जाम्पल से आपको कुछ समझाना चाहूँगा। ठीक है, आप समझिएगा। इस तो मैं इस चीज़ को भी समझा सकता हूँ, इसको भी समझा सकता हूँ, इसको भी समझा सकता हूँ, पर मेरे ये वाला थोड़ा एग्जाम्पल ईजी है समझना। इसके लिए मैं ऐसा मान लेता हूँ कि कोई व्यक्ति है, उसकी आयु 65 वर्ष की है, 65 ईयर का है, और उसकी जो इनकम है वो 10 लाख की है। ठीक है ना। तो वो 10 लाख रुपए पर एनम, यानी एक वर्ष में वो 10 लाख रुपए उसने कमाए हैं। और मैं ऐसा मानता हूँ कि 10 लाख उसका नेट प्रॉफिट है, उसके सारे खर्चे निकल गए, जितना भी उसको डिडक्शन मिलना था। डिडक्शन का मतलब होता है, अगर आप LIC में पैसा लगाते हैं, मेडिक्लेम में पैसा लगाते हैं, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में देते हैं, तो वो सारे पैसे आप आपकी आवक में से काट सकते हैं। उसके बाद जो आपके हाथ में प्रॉफिट आता है उसको हम लोग नेट प्रॉफिट कहते हैं, और उसी पे ही टैक्स लगता है। तो मान लेते हैं कि 10 लाख ये वो पैसा है जो आपका नेट प्रॉफिट है, आपने सब कुछ इसमें से निकाल दिया। अब आपको इसके ऊपर टैक्स भरना है, और आपकी आयु जो है वो 65 ईयर्स है। तो आपको पता चल गया कि अगर आपकी आयु 65 साल है तो आप सामान्य वर्ग में भी नहीं, और आप सुपर सीनियर सिटीजन भी नहीं, आप सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आते हैं। अब यहाँ पर कर कैसा लगाया जाता है? बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि सर 10 लाख है, यहाँ पर देख लीजिए 10 लाख तक ये लिखा है, तो 20% यानी 2 लाख रुपये उसको कर भरने को आएगा। देखिए, अगर इतना सरल होता तो शायद CA की हमको ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ये इतना सरल नहीं है। यहाँ पर जो मामला है थोड़ा सा आपको डीप में जाके समझना पड़ेगा कि कर कैसा लगाया जाता है। देखो, अगर आप समझ रहे हैं, पहले 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, तो यहाँ पर आप उसमें से पहले 3 लाख माइनस करेंगे, तो अब आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 7 लाख, क्योंकि इसके सामने आपको 0% टैक्स भरना है। यानी आप आपकी आवक को इन भाग में विभाजित करेंगे, तोड़ेंगे अपनी आवक को। तो ये पहले 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं ले रहा। अगले आप देखेंगे तो अगले 2 लाख तक, अगर आप 3 से 5 की गिनती रखेंगे तो ये 2 लाख होते हैं, ये 3 लाख होते हैं, और ये 5 लाख होते हैं। और इस तरह से 10 लाख की आवक को 3, 2 और 5 इस तरह से आप लोग डिवाइड करेंगे। तो अगले 2 लाख के ऊपर अगर आप देखेंगे तो अगले 2 लाख के ऊपर 5% यानी 10,000 रुपये आपको जो होगा वो कर भरना पड़ेगा। अगर आप इसको देखेंगे तो अगला आपके पास बचेगा 5 लाख। अब अगले 5 लाख देखिए, आप 5 से 10 लाख के बीच में 20% अगर आप देखेंगे तो 20% का मतलब होता है 1 लाख रुपए। तो टोटल जो आप टैक्स भरेंगे वो होगा 1,10,000 रुपये। यानी कितना सरल नहीं कि आप 10 लाख देखें, यहाँ पर आप 10 लाख देखें और 20% करें, ज़्यादा टैक्स भर देंगे आप। उससे अच्छा है कि आप एक बार इसको सीख लें, आपको पता चलेगा कि आपके ऊपर कितने कर का भार लगता है। तो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है, इससे आपको पता लगेगा कि एक्चुअली आपको कर कितना चुकाना है। और अगर आपकी इनकम जो है वो मान लीजिए 20 लाख रुपये बढ़ गई आपकी आवक, तो पहले 10 लाख तक तो 1,10,000 रहेगा, फिर नेक्स्ट 10 लाख के ऊपर से 30% यानी 3 लाख रुपये, क्योंकि 10 लाख के ऊपर तो 1,10,000 है, अगले 10 लाख उसके ऊपर आपको 3 लाख यानी कि 10 लाख का 30% 3 लाख, और ये 1,10,000 यानी 4,10,000 का टैक्स आपको भरना पड़ेगा। ये इस प्रकार से सिस्टम है, इसको समझिएगा। उसी तरह से यहाँ पर अलग थोड़ा सिस्टम रहेगा, जहाँ पे 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, यहाँ पर 20% 5 से 10 के बीच में, और अगला जो होगा वो 30%। और यहीं पे सेम जो आप देखेंगे तो 2.5 लाख तक 0% है, यहाँ पे 3 लाख तक यानी 50,000 रुपये अधिक अगर आप कमाएंगे तो आपको टैक्स नहीं लगता। यहाँ पर तो 5 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं है,
और उसके बाद सीधा 20% का स्लैब आता है, यानी यहाँ पर 5% का स्लैब जो है वो सुपर सीनियर सिटीजन के लिए नहीं है। अगला है, उसको हम लोग कहते हैं, जो इस बार इंट्रोड्यूस किया गया है, इसको कहते हैं विकल्प, जो होगा कहेंगे अल्टरनेट स्लैब्स। देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ये 10 लाख जो आवक है, इसमें आपने LIC, मेडिक्लेम जैसे कि डिडक्शंस आपने ले लिए हैं। गवर्नमेंट कहती है कि अगर आप कहीं पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, रोकाण करते हैं, तो वो डिडक्शन के रूप में आता है और वो आपकी आवक में से आप कैंसिल कर सकते हैं, इसलिए उसको डिडक्शंस कहते हैं। एक बार अगर आप उसको निकाल दें, उसके बाद जो आवक आती है उस पर ही आपको टैक्स भरना है। तो गवर्नमेंट ने इस बार क्या किया, गवर्नमेंट ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार के डिडक्शंस नहीं चाहता, अगर वो LIC, मेडिक्लेम वगैरह में भले ही इन्वेस्टमेंट किया है, फिर भी वो नहीं चाहता कि मैं उसका खर्चा अपनी आवक में से काटूं, तो उसके लिए स्लैब पूरे अलग हो जाएंगे। देखिए, अगर आप व्याख्या पढ़ेंगे तो क्या लिखा है कि जो आवक करवेरा अधिनियम 1961 अंतर्गत कपात डिडक्शंस नो लाभ लेवामां न आवे तो आ टेक्स स्लैब में आपेल करना दरो लागू पड़े छे। ये वैकल्पिक है, ऐसा जरूरी नहीं है लगेगा, आपके पास ऑप्शन है, आप ये भी लगवा सकते हैं और दूसरा भी लगवा सकते हैं, जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। यानी व्यक्ति अगर है तो उसके पास 2 प्रकार के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, या तो जो परंपरागत जो स्लैब चल रहे हैं, जो भी मैंने आपको समझाया, या तो वो, या तो ये। यहाँ पर सिस्टम बदल जाता है कि 2.5 लाख तक नील है, 2.5 से 5 के बीच में 5 है, वहाँ पर भी वही था अगर आप देख रहे थे तो, ठीक। और उसके बाद ये थोड़ा चेंज हो जाता है, 5 से 7.5 के बीच में 10%, जो कि ऐसा स्लैब वहाँ पर है ही नहीं। यहाँ पर 7.5 से 10 के बीच में 15, 10 से 12.5 तक 20, 12.5 से 15 के बीच 25, और 15 के ऊपर जो होगा वो आपको 30% का जो टैक्स है वो आपको भरना पड़ेगा। तो ये एक कुछ नया करंट अफेयर रिलेटेड यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है। अगला है वेल्थ टैक्स। अब ये वेल्थ टैक्स क्या है तो समझिए, ये लगता तो संपत्ति पे, मैं जितने भी लोगों से पूछता हूँ भाई संपत्ति कर वगैरह किस पे लगता है, वो कहते हैं संपत्ति पे। अरे भाई, किस प्रकार की संपत्ति पे लगता है, यही तो प्रश्न है। तो ये उस प्रकार की संपत्ति पे लगता है जो कि अनप्रोडक्टिव या तो अनयूज्ड है, यानी ऐसी संपत्ति जो आपने ले तो रखी है पर उसका कोई उत्पादन में कोई योगदान नहीं है। जैसे कि जो गोल्ड ज्वेलरी वगैरह हम लोग खरीदते हैं, वो ज्वेलरी एक्चुअली है तो आपकी मिल्कत, पर एक्चुअली बिन उत्पाद की है, उसको लेने के बाद आपका कोई उपयोग नहीं होता, पैसे आपके ब्लॉक हो जाते हैं, वो अर्थतंत्र में किसी भी प्रकार का योगदान नहीं देती। तो ऐसे प्रकार के टैक्स को हम लोग अनप्रोडक्टिव टैक्स या तो बिन उत्पाद की है जो हैं मिल्कत के रूप में उनको जानते हैं। और ऐसी संपत्ति के ऊपर हम लोग जो टैक्स लगाते हैं उसको हम लोग कहते हैं वेल्थ टैक्स। यहाँ पर उस संपत्ति का कोई भी उत्पादन में योगदान नहीं, ठीक। अगला, कुछ ऐसी भी संपत्तियाँ हैं जो आपने ले रखी हैं पर आप उसका उपयोग नहीं कर रही। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए मेरे पास 4 घर हैं, जिसमें से एक घर में मैं रह रहा हूँ, एक मैंने रेंट पे दे रखा है, और 2 जो है मैंने बंद करके रखी है प्रॉपर्टी, तो जो 2 वो बंद है उस पर भी हमको वेल्थ टैक्स भरना पड़ेगा। जिसमें मैं रहता हूँ उस पर वेल्थ टैक्स नहीं, जो मैंने रेंट पे दे रखा है उस पर वेल्थ टैक्स नहीं, पर जो 2 घर मैंने बंद करके रखे हैं, ना खुद रह रहा हूँ ना किसी और को रहने दे रहा हूँ, और मेरी वजह से हो क्या रहा है, मेरी वजह से जिनको घर मिलना चाहिए नहीं मिल रहा, क्योंकि मेरे जैसे लोग बेफिजूल संपत्ति खरीद के संपत्ति का भाव बढ़ा देते हैं, तो प्रॉपर्टी कॉस्ट बड़ा हो जाता है। इसके लिए सरकार उनके ऊपर वेल्थ टैक्स लगाती है। पर देखो, ये जानना बड़ा मुश्किल है कि किस व्यक्ति के पास कितनी वेल्थ है, और सरकार ने ये इसीलिए ही 2015-16 के अंदर इस टैक्स को बंद कर दिया, क्योंकि सरकार ने जिन लोगों को लगा रखा था ये पता लगाने के लिए कि किसके पास कितनी संपत्ति है, उनको सैलरी और उनके खर्चा ही इतना ज़्यादा था कि सरकार को पता ही नहीं चल रहा था कि टैक्स ले रहे हैं या दे रहे हैं। तो इसलिए वर्ष 2015 में इस टैक्स को नाबूद कर दिया। पर गवर्नमेंट ने तो बंद कर दिया, पर पेपर वाले आज भी इसको यूज़ करते हैं, और कई बार अलग अलग परीक्षाओं के अंदर आपको ये क्वेश्चन जो है वो परेशान कर सकता है। अगला जो है, इसको हम लोग कहते हैं सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टैक्स है, और जो भी लोग व्यापार करते हैं स्टॉक मार्केट में उनको पता होगा कि ये अगर आप स्टॉक एक्सचेंज पे कोई भी चीज़ खरीद रहे हैं, कमोडिटीज़ और करेंसीज को छोड़ के, कमोडिटीज़ का मतलब है कि आपको पता होगा कि बहुत सारी चीज़ें कमोडिटी के रूप में अवेलेबल है स्टॉक मार्केट पे। वहाँ पे सिल्वर, वहाँ पे गोल्ड, वहाँ पे जीरा, वहाँ पे राइस, वहाँ पे बहुत कुछ अवेलेबल है। अगर आप कमोडिटी पे ट्रेड कर रहे हैं या करेंसी पे, तो दोनों ही केस में जो होगा आपको STT यानी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स भरना पड़ेगा। और ये लगता किस पे है, तो ये लगता है उसकी वैल्यू पे, वैल्यू ऑफ, ठीक है ना। ये वैल्यू शब्द बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर होगा मूल्य पे। मूल्य का मतलब, मैंने अगर 1 लाख रुपए का शेयर लिया और 80,000 में बेच दिया, मतलब 20,000 रुपये का घाटा किया, तो यहाँ पर मुझे 1,80,000 के ऊपर
सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स भरना पड़ेगा। समझ रहे हैं यहाँ पे 20,000 लॉस हुआ है, उसका कोई लेना देना नहीं। मान लो कि 1 लाख रुपए का शेयर लिया, 1.5 लाख में बेच दिया, तो 2.5 लाख रुपए के ऊपर मेरे को सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स भरना पड़ेगा, 1 लाख लेते समय और 1.5 लाख जब बेचते समय। यानी दोनों ही तरफ जो मूल्य होगा, प्रॉफिट से इसका कोई लेना देना नहीं। यानी कि अगर आपसे कभी जीपीएससी वाला इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ ले कि नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा टैक्स जो है वो प्रॉफिट पे नहीं लगता, तो आपको पता होना चाहिए कि ये टैक्स प्रॉफिट पे न लगकर जो व्यवहार आप कर रहे हैं, जो मूल्य आप जिन मूल्यों का आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उनके ऊपर ही आपको सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स भरना पड़ता है। अगला जो है इसको हम लोग कहते हैं कैपिटल गेन टैक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो शब्द है कि ये कैपिटल गेन टैक्स, मूडी लाभ वेरो क्या होता है। देखिए समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। मूडी लाभ वेरो, देखिए पहले तो हम समझते हैं कि लाभ और प्रॉफिट के बीच में क्या डिफरेंस है। अगर मुझे कोई कहेगा कि आप प्रॉफिट और गेन, है ना, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। प्रॉफिट का मतलब होता है नफो और गेन का मतलब होता है लाभ। तो मुझे अगर कोई पूछेगा कि नफा और लाभ के बीच में क्या डिफरेंस है, तो समझिएगा। मान लीजिए कि मैं एक टेक्सटाइल बिजनेस में हूँ, मैं कपड़े का व्यापार करता हूँ, कपड़े का व्यापारी हूँ, तो मेरे लिए जो रोज़ जिनका लेन देन होता है जिन चीज़ों का, एक्चुअली वो है कपड़ा। तो उस पर अगर मैं कुछ कमाऊँगा तो वो मेरा होगा नफ़ा, प्रॉफिट। पर मान लो कि मैंने इस व्यापार को करने के लिए एक प्रॉपर्टी खरीद रखी है, एक दुकान खरीद रखी है जिसमें बैठ के मैं अपना व्यापार चलाता हूँ, तो वो जो दुकान है वो मेरे रोज़ के व्यवहार करने की कोई चीज़ वस्तु नहीं है, वो मेरे लिए एक इन्वेस्टमेंट है। और इन्वेस्टमेंट पे जो आपको लाभ होता है उसको हम लोग गेन कहते हैं। यानी कि यहाँ पर आपको जो इन्वेस्टमेंट पे मिलता है उसको हम लोग कहते हैं गेन, और जो आपके बिजनेस में आपको मिलता है, व्यापार में उसको आपको जो मिलता है उसको कहते हैं प्रॉफिट। और अगर आपने कहीं रोकाण करके रखा है, कहीं इन्वेस्टमेंट करके रखा है, और इन्वेस्टमेंट पे जो आपको प्रॉफिट होगा उसके ऊपर जो आपसे गवर्नमेंट टैक्स लेगी उसको हम लोग कहते हैं कैपिटल गेन टैक्स। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या क्या कहती है। नफाમાં વેચાયેલી कीमती वस्तुओं अथवा संपत्ति पर कैपिटल गेन टैक्स चुकावा पात्र था, है ना। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने हाउस ले लिया, आपने कोई फॉर एग्जांपल कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी अगर आपने ले ली, इवन अगर आपने कोई सिक्के रखे हैं ना, आपने कोई करेंसी रखी, मान लो आपके फादर ने, आपके ग्रैंड फादर ने आपको कोई सिक्के दिए थे जो कि बहुत ही एंटिक थे, तो वो भी आपका कैपिटल, आपकी संपत्ति है। आपके फादर ने हो सकता है कि वो 1 रुपये का सिक्का 1 रुपये में लिया हो, पर आज वो इतना एंटिक है कि उसकी कीमत 2 लाख रुपए है, तो आपको उसके ऊपर भी कैपिटल गेन टैक्स भरना पड़ेगा। मान लीजिए कि आपके किसी ग्रैंड फादर ने कोई पेंटिंग खरीदी थी, है ना, और अगर वो पेंटिंग जो है, उस पेंटिंग की जो कीमत है उस समय थी मान लो 1 लाख रुपए, आज वो पेंटिंग बहुत ही रेयर हो गई, लोग उसके लिए ढूंढते हुए आ रहे हैं कि वो कहाँ है, और वो आपके पास पड़ी है और उसकी कीमत 1 करोड़ रुपए हो गई है, तो आपको कैपिटल गेन टैक्स भरना पड़ेगा, क्योंकि वो भी आपकी संपत्ति है। क्योंकि पेंटिंग का व्यापार आप नहीं करते, आप जिसका व्यापार करते हैं उसको हम लोग कहते हैं कैपिटल या तो इन्वेस्टमेंट, इसीलिए हम लोग इसको कैपिटल गेन टैक्स लगाते हैं। जो कैपिटल गेन टैक्स है उसमें इस प्रकार के जो हैं अलग अलग रेट्स हैं, इसको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में बांटा जाता है। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इस तरह से, अगर आप घर और आपके पास प्रॉपर्टी है तो 2 साल के अंदर अगर आप बेच देंगे तो आपको शॉर्ट टर्म माना जाएगा, 2 साल से ऊपर रखेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म माना जाएगा। गोल्ड सिल्वर 3 साल तक आपको शॉर्ट टर्म माना जाता है, वहाँ पर गोल्ड और सिल्वर आप 3 साल से ऊपर जाएंगे तो लॉन्ग टर्म माना जाता है। शेयर्स 1 साल के अंदर निकाल देते हैं, बेच देते हैं तो वो शॉर्ट टर्म है, और अगर आप ऊपर बेचते हैं तो कितना है, तो 20% है। तो ये टोटल हमारा सिस्टम है, इनके ऊपर 15% टैक्स, इसके ऊपर हमारे को 20% टैक्स, इस तरह से है। तो ये पूरा जो सिस्टम है आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार के इसके रेट्स वगैरह लागू होते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको जो है कैपिटल गेन टैक्स, अगर ज़्यादा आपको नहीं पता तो ठीक है, पर आपको ये एक बार अपने मन में होना चाहिए कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म हम लोग किसको कहते हैं। अब यहाँ पर एक कंसेप्ट अप्लाई होता है जिसको हम लोग कहते हैं विदहोल्डिंग ऑफ टैक्स। ये आपको पता होना चाहिए कि कैपिटल गेन टैक्स में, ये आगे जो है इसके नोट्स नहीं है, इसके लिए मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसके अंदर विदहोल्डिंग ऑफ टैक्स का जो कंसेप्ट है वो अप्लाई होता है। दूसरे शब्दों में कहूँ तो TDS अप्लाई होता है। विदहोल्डिंग ऑफ टैक्स के लीजिए, TDS के लीजिए, एक ही बात है। TDS का मतलब होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो TDS या तो विदहोल्डिंग ऑफ टैक्स।
अब ये टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स क्या होता है, तो समझते हैं इसको। देखिए, मान लीजिए जो आपकी आवक का स्रोत है, अगर वहीं पे ही आपका टैक्स कट जाए और सीधा आपके हाथ में टैक्स काटने के बाद पैसा आता है, तो हम कहते हैं ये टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स है। दूसरे शब्दों में उसको हम लोग विदहोल्डिंग ऑफ टैक्स भी कहते हैं। मान लीजिए एक उदाहरण दे देता हूं मैं आपको, तो आप समझ पाएंगे। मान लीजिए कि मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदी थी जिसकी जो वैल्यू थी वो 10 लाख रुपए थी, और ये 1 साल बाद 15 लाख की हो गई। ये 1 साल का समय इसको लगा है, तो मेरे पास जो मेन प्रॉफिट है वो कितना होगा, तो 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए। अब अगर जब 5 लाख मेरे को प्रॉफिट है 1 साल के अंदर, तो मैं देखूंगा कि शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है। तो मुझे पता चलेगा कि क्योंकि 1 साल का समय है, इसका मतलब है कि ये शॉर्ट टर्म है। तो देखूंगा कि रेट कितना है, 15% है, यानी एक्चुअली मुझे मिलने कितने चाहिए, तो मुझे मिलने चाहिए 15 लाख रुपए, जिसमें से 10 लाख तो ऑलरेडी मेरा इन्वेस्टमेंट था। तो मुझे एक्चुअली जो गेन हो रहा है वो हो रहा है 5 लाख रुपए का। पर जो आदमी मुझसे प्रॉपर्टी खरीद रहा है वो क्या करेगा, इसमें से 15% निकाल देगा। तो अगर आप 5 लाख के 15% निकालेंगे तो आंसर आएगा 75,000, और ये सीधा ही TDS के रूप में गवर्नमेंट को दे देगा, क्योंकि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स है। ये सरकार का टैक्स है जो कि सोर्स पे ही गवर्नमेंट को मिलना चाहिए, और जो मेरे हाथ में आएगा वो आएगा 4,25,000 रुपया। इसको हम लोग कहते हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। यानी गवर्नमेंट जो है मुझको नहीं पकड़ेगी टैक्स के लिए, जो व्यक्ति मुझे पैसे दे रहा है, यानी मुझसे जो व्यक्ति प्रॉपर्टी खरीद रहा है, उसकी जवाबदारी हो जाती है कि वो गवर्नमेंट को जाके टैक्स भरे। यानी कि कल को अगर मैं 5-15 लाख लेके निकल जाऊं तो गवर्नमेंट मुझे कुछ नहीं बोलेगी, जिसने मुझसे प्रॉपर्टी खरीदी है, जो मुझसे पैसे ले रहा है, जो मुझसे प्रॉपर्टी ले रहा है, जो मुझे पैसे दे रहा है, उसके ऊपर ये टैक्स भरने की जवाबदारी आती है। इसके लिए हम लोग कहते हैं इसको टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ठीक है, अगला देखते हैं, यही लॉन्ग टर्म में भी यही होगा। ठीक है ना, आगे देखते हैं। चलिए, अगला है जिसको हम लोग कहते हैं सरचार्ज। देखिए, जो सरचार्ज है वो टैक्स ऑन टैक्स के रूप में लगता है। अब देखिए इसकी व्याख्या क्या कहती है। इसकी व्याख्या कहती है कि कोई मर्यादा बाद थैली आवक करता વધુ થયેલી આવક ઉપર ભરવામાં આવતા ચાર્જને સરચાર્જ કહે છે, જે यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ, जे कर ऊपर कर ના રૂપમાં વસૂલ કરવામાં આવે છે। उसी तरह से इसको इंग्लिश में कहते हैं टैक्स ऑन टैक्स। अभी क्या है देखते हैं। तो ये रेट्स आप याद रखिए। देखिए ये रेट्स क्या है। 10 अगर 50 लाख से 1 करोड़ है आपकी आवक तो 10% सरचार्ज है। 1 करोड़ से 2 करोड़ है तो 15, 2 से 5 है तो 25, और अगर 5 करोड़ के ऊपर आपकी आवक है तो 37%। अब ये क्या है तो समझते हैं। वो रेट्स वहाँ पर मैंने लिखे हैं, इसको आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। मान लो कि कोई व्यक्ति ऐसा है जिसकी आवक जो है वो 60 लाख रुपए है, और इसकी जो आयु है वो है 65 ईयर्स। वही पहले वाला, इसको अभी थोड़ी देर पहले हम लोग समझ रहे थे। 65 ईयर्स इसकी एज है, और इसकी जो आवक है वो है साल की 60 लाख रुपए। तो पहले 10 लाख का तो हम लोग पूरा कैलकुलेशन ही कर आए हैं कि पहले 10 लाख के ऊपर उसको 1,10,000 रुपये भरने को आएगा। कैसे आएगा वो आपको ऑलरेडी पता है, आप कैलकुलेशन के लिए पहले वाली स्लाइड देख सकते हैं। अब जो बाकी उसका जो प्रॉफिट बचा वो होगा 50 लाख, और हमको पता है कि 10 लाख के ऊपर अगर आपकी आवक 1 रुपया भी बढ़ जाएगी तो डायरेक्ट उस पर आपको 30% भरने को पड़ेगा। तो 50 लाख का 30% अगर आप निकालेंगे तो 50 लाख का 30% होता है 15 लाख रुपए। तो टोटल जो वो कर भरेगा वो होगा 16,10,000 रुपये। ये टोटल उसका जो होगा ये होगा उसकी टैक्सेशन वैल्यू होगी, जिसको टैक्स के रूप में उसको भरना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट बोलेगी कि ठीक है आपको 16,10,000 तो देना ही है, ये आपका टैक्स है, वो आपकी आवक है।
पर आपकी आवक क्योंकि 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में आती है तो आपको सरचार्ज भी भरना पड़ेगा, यानी कर के ऊपर भी कर भरना पड़ेगा। तो कर कितना है? 16,10,000। इस पे भी हम कर लगाएंगे तो अगर आप 10% लगाएंगे, क्योंकि करीब 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में है, तो 1,61,000 रुपये और आपको भरने पड़ेंगे। तो अगर आप टोटल करेंगे तो आपको 17,71,000 रुपये टैक्स के रूप में चुकाने पड़ेंगे। तो इसको हम लोग कहते हैं सरचार्ज। और ये जो टैक्स है ये टैक्स ऑन टैक्स के रूप में लगता है, ठीक। और ये गवर्नमेंट इसलिए लगाती है ताकि समाज में समानता, आर्थिक समानता बनी रहे, क्योंकि जैसे जैसे आपकी आवक बढ़ेगी वैसे वैसे आपके ऊपर सरचार्ज का भार बढ़ेगा, अमीरों से ज़्यादा पैसा लिया जाएगा ताकि समाज में अमीर और अमीर होता ना चला जाए और गरीब होता ना चला जाए, एक बैलेंस के रूप में सारा समाज आर्थिक रूप से समान रहे। इसलिए सरकार जो है वो सरचार्ज के रूप में पैसे आपसे लेती है। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि सरचार्ज में सरकार को जो भी मिलता है, कुछ भी सरकार को सरचार्ज के रूप में मिलता है, सरकार उसका मर्जी आए वहाँ पर उपयोग कर सकती है, मर्जी आए वहाँ उपयोग कर सकती है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आने वाले समय में जब मैं सेस पढ़ाऊँगा तो मैं बताऊँगा कि ये वहाँ पर पॉसिबल नहीं है, ये वहाँ पर पॉसिबल नहीं है। देख लेते हैं कैसे। अब आप देखें तो सेस क्या होता है, ये पहले इंग्लिश में व्याख्या लिखी है और उसके बाद हम लोगों ने गुजराती में इसको एक्सप्लेन किया है। तो एक एक करके हम लोग समझते हैं। तो પહેલા કે તે ચોક્કસ સેવા અથવા ક્ષેત્રના વિકાસ અથવા કલ્યાણ માટે સરકાર દ્વારા વસૂલ કરવામાં આવતી અથવા વસૂલવામાં આવતી કરનો એક પ્રકાર છે। यानी बेसिकली एजुकेशन से स्वच्छ भारत, कृषि कल्याण, ये सब का सब डेवलपमेंट, देखिए यहाँ पे लिखा है, या तो डेवलपमेंट या तो वेलफेयर, गुजराती में है तो विकास अथवा कल्याण। यानी इसके लिए जो इसके रूप आपको जो सेस के रूप में आपको पैसा भरना पड़ता है, उसका उपयोग सरकार या तो करती है वेलफेयर के काम में या तो करती है डेवलपमेंट के काम में। आप नाम देखें तो सारे के सारे नाम जो होंगे वो कहीं ना कहीं विकास के रूप में जो होंगे उसके पैसे वहाँ पे लगाए जाएंगे। इसके अलावा ये सीधों के प्रत्यक्ष कर, मतलब या तो प्रत्यक्ष कर या तो परोक्ष कर, दोनों में ही आपको भरना पड़ सकता है। कुछ जैसे पहले जब सर्विस टैक्स था तो उसके ऊपर भी आपको भरना पड़ता था, तो यानी या तो डायरेक्ट टैक्स के ऊपर भी हो सकता है, इनडायरेक्ट टैक्स के ऊपर भी हो सकता है। कोई खास हेतु માટે एकत्रित કરવામાં આવે છે, मतलब कि आप जो पैसे ले रहे हैं सेस के नीचे वो खास करके यहाँ पर एजुकेशन, स्वच्छ भारत, कृषि, यानी कोई एक हेतु है। और जब ये हेतु सिद्ध हो जाएगा, एक दिन जब भारत में सब लोग शिक्षित हो जाएंगे, जब भारत पूरा स्वच्छ हो जाएगा, जब भारत में सारे कृषि का कल्याण हो जाएगा, उस दिन ये जो टैक्स होगा ये बंद कर दिया जाएगा, ठीक। इसको हम लोग कहते हैं स्वच्छ भारत अभियान सेस, कृषि कल्याण सेस या तो एजुकेशन सेस। इसके अलावा ते सरकार માટે આવકનો कोई कायमी स्रोत नहीं, मतलब कि यहाँ से सरकार परमानेंट जो है वो इनकम जनरेट नहीं कर सकती, उसको तब तक ही रखना है जब तक सरकार को अपने लक्ष्य की सिद्धि प्राप्त नहीं हो जाती। और ज़्यादा करके केसेस में, मोस्ट ऑफ केसेस में सेस भी टैक्स ऑन टैक्स के रूप में लगता है, यानी यही कर के ऊपर लगता है। थोड़ा सा समझते हैं इसको, यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब जो बजट पास किया गया इस साल से 1 साल पहले, वहाँ पर बताया गया कि सारे लोगों को 4% सेस भरना पड़ेगा, जिसमें से 2% प्राइमरी एजुकेशन सेस, 1% हायर एजुकेशन सेस और 1% हेल्थ सेस भरना पड़ेगा। टोटल सरकार ने 4% का जो है सेस का प्रावधान रखा है। 4% आपको भरना पड़ेगा, ये सबको भरना पड़ेगा। सरचार्ज में जैसे लिखा है कि 50 लाख के ऊपर आवक है तो भी भरना पड़ेगा, सेस में ऐसा नहीं। सेस में अगर आपकी आवक 10 लाख भी है तो भी भरना पड़ेगा, 5 लाख है तो भी भरना पड़ेगा। अगर आप कर भरने के लायक हो चुके हैं तो भरना पड़ेगा। अब देखते हैं कि क्या है। वहीं पे हम लोग एक उदाहरण ले लेते हैं। हम लेते हैं कि अगर किसी व्यक्ति की 10 लाख रुपए आवक है और किसी व्यक्ति की 60 लाख रुपए आवक है, हम लोग समझ कर आए हैं। अगर 10 लाख आवक है और 60 साल उसकी उम्र है तो उसके ऊपर टैक्स का भार कितना आता है? तो 1,10,000 रुपये। अब इसके ऊपर आपको 4% भरना है ऊपर के हिसाब से, तो 4% निकालेंगे तो आपका आंसर होगा 4400। प्लस कर दीजिए, उतना आपको कर चुकाना है। यहाँ पर सरचार्ज नहीं लागू होगा क्योंकि आवक जो है वो 60 लाख के नीचे है। अगर आप यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ पर कर का भार कितना था? 17,71,000 रुपये। इसके अंदर सेस आ गया, सॉरी सरचार्ज आ गया। देखिए इसमें पूरा सरचार्ज आ गया है। ये जो है ये सरचार्ज है।
तो या तो अगर मुझे आप कहेंगे थोड़ा सा और क्लियर करके बताओ, तो थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं इसको। ठीक, थोड़ा सा और क्लियर कर देते हैं। 60 लाख के ऊपर हम लोग देखें तो हमारा जो टैक्स था वो था 16,000 रुपये, 16,10,000 रुपये ये था टैक्स। और इसके ऊपर जो सरचार्ज था वो कितना था? सरचार्ज था 1,61,000 रुपये। अब इसके ऊपर जो भरना पड़ेगा उसको हम कहेंगे सेस। सेस भी 16,10,000 रुपये के ऊपर होगा। तो अगर आप 4% इसका निकालेंगे तो आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा इसका टोटल कर दीजिए, आपको उतना पैसा भरना पड़ेगा। यानी सरचार्ज सबको नहीं भरना, सेस सबको भरना है। सरचार्ज का कोई हेतु नहीं है, सेस का कोई हेतु है। यानी अगर मुझे कोई कहेगा कि सर डिफरेंस करके बता दो, तो यहाँ पर मैं सेस और सरचार्ज के बीच में आपको डिफरेंस भी समझा देता हूँ, ताकि आपको पता रहे कि दोनों के बीच में क्या अंतर है। सब भरेंगे इसको, ऑल हाई इनकम ग्रुप वाले ही भरेंगे, सब नहीं भरेंगे इसको। हाई इनकम है तो ही आपको ही भरना है। इसके अलावा इसका कोई एक एम है? इसका कोई एम नहीं। जैसे कि मैंने बताया था कि सरकार जो है कहीं पर भी इन रुपए को इस्तेमाल कर सकती है, और दोनों ही आर्टिकल 271 के अंतर्गत आते हैं भारत के, ठीक है ना। और इनसे कमाया गया रुपया स्टेट गवर्नमेंट के साथ शेयर नहीं करना पड़ता। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये आप यहाँ पर याद रखिए, क्योंकि आगे चल के मैं जब फाइनेंस कमीशन पढ़ाऊँगा तो इसके ऊपर मैं खास भार दूंगा। नो गवर्नमेंट शेयरिंग। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को एक भी रुपया नहीं देती। ये आगे चल के मैं इस पर एक विस्तृत चर्चा करने वाला हूँ, यहाँ पर आप इस चीज़ को याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो है मैं अपने डायरेक्ट टैक्सेस के लेक्चर को यहीं पर रखता हूँ। आने वाले समय में मैं स्टेट गवर्नमेंट के डायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर चर्चा करूँगा, और उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के इनडायरेक्ट टैक्सेस और स्टेट गवर्नमेंट के इनडायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर आपके साथ चर्चा करूँगा। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। जय हिंद, जय भारत।